बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं इदरीस इन्फोस्फीयर। आज हम अपनी वीडियो में जिस टॉपिक का ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से हर एक गुजर रहा है, चाहे वो सैलरी क्लास है, चाहे वो मिडिल क्लास है या फिर वो एलीट क्लास है। हर एक आज के दौर में इन्फ्लेशन से गुजर रहा है। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन असल में काम कैसे करता है और हम इन्फ्लेशन का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास एक सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन असल में है क्या? इन्फ्लेशन की असल में डेफिनेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन ये है कि जब भी किसी चीज किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो उसे हम इन्फ्लेशन का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, आज मैं एक ब्रेड 100 रुपए की खरीद रहा हूँ। अगर एक साल के बाद वही ब्रेड उसी क्वांटिटी उसी क्वालिटी में 200 रुपए की मिलती है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई। और इन्फ्लेशन बढ़ने से सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइसेस नहीं बढ़ती, इससे हमारी जो वैल्यू करेंसी होती है उसकी वैल्यू भी डिग्रेड होती है। जैसे हमारा PKR रुपया है, उसकी वैल्यू कैसे गिरती है मैं आपको समझाता हूँ। आज मेरे पास 1000 रुपए है तो मैं उससे ज्यादा चीजें खरीद सकता हूँ, लेकिन एक साल के बाद अगर उसी 1000 रुपए से मैं कम चीजें खरीद सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे रुपए की वैल्यू जो है वो डिग्रेड हो गई है। तो इसका असर ना सिर्फ हमारी डेली लाइफ पे होता है बल्कि हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर भी इसका खासा असर होता है। उसके बाद अगर हम देखे जाएं तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होती हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं मेन। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन दोनों जो हैं टाइप्स, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इससे सारी महंगाई का जो है वो चक्कर घूमता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये होता है कि कंपनीज प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हैं, जब उनकी डिमांड बढ़ जाती है तो वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो उसी के साथ इंक्रीज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सर्दियां आती हैं, सर्दियों में हम जैकेट्स वगैरह खरीदते हैं, कैप्स वगैरह खरीदते हैं सर्दियों से खुद को बचाने के लिए, और वो हमें खरीदनी होती हैं हर हाल में, चाहे किसी के पास पैसे हों किसी के पास पैसे ना हों, क्योंकि सर्दियों से तो हमने बचना है। तो उसमें जो कंपनीज हैं उनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनका स्टॉक जो है वो लिमिटेड हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर वो पहले एक साल के अंदर 500 कॉटन बना रहे थे एक महीने के अंदर, तो जब उनके पास डिमांड बढ़ेगी तो उनका वो कॉटन तो वही 500 ही बनने हैं, लेकिन वो फिर क्या करते हैं, वो उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मिसाल के तौर पे ऊपर के जब डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो उसके साथ प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये होती है कि एक कंपनी है वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है तो उसके साथ जो चीजें जुड़ी होती है, मिसाल के तौर पे अब हमारी कंट्री है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। फ्यूल की प्राइसेस देखें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, 50 से 100% प्राइसेस में इंक्रीज आया है। इसके साथ रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो है वो बढ़ गई हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट के अंदर जो चीजें लिंक्ड होती हैं उनकी प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो कंपनी को जाहिर सी बात है उनकी जो कॉस्ट होगी उस प्रोडक्ट के ऊपर वो भी उनकी बढ़ेगी। तो जब उनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ा देंगे, तो इससे भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या होती हैं? उसमें हमारे पास मेन जो है वो 4 चीजें हैं। सबसे पहले है इंक्रीज मनी सप्लाई। मैं अपने लैपटॉप से साथ देख रहा हूँ कि इंक्रीज्ड मनी सप्लाई, हाई डिमांड, सप्लाई चेन इश्यूज और ग्लोबल इवेंट्स। मैं आपको एक एक करके सब समझाता हूँ। इंक्रीज मनी सप्लाई क्या होता है? इंक्रीज मनी सप्लाई ये होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो पैसा बहुत ज्यादा छाप देती है। अब एक पैसा जो है वो जब बहुत ज्यादा छाप देती है तो उससे पैसे की जो वैल्यू है, करेंसी की जो वैल्यू है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे पास नोट तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे डॉलर जो है उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है, वो हमारे पास मतलब आप उसके देखें नोट तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा उसी के मुकाबले में हमारा रुपया देखा जाए तो बहुत बहुत कम है। तो गवर्नमेंट हर दूसरे दिन नोट छाप के मार्केट में फेंक देती है, उससे रुपए की वैल्यू और डिग्रेड हो जाती है और इन्फ्लेशन उससे बढ़ जाती है, क्योंकि पैसा छापने से कभी भी आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं हो सकती जब तक कि आप डॉलर के मुकाबले में अपने रुपए को तगड़ा ना करें। अब हमारी ये जो एशिया देख लें, साउथ एशिया देख लें, तो भारत और बांग्लादेश
भारत हमारे साथ आज़ाद हुआ, बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ। उन दोनों की करेंसीज जो हैं पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से उनकी करेंसी जो है वो उनकी वैल्यू जो है बेहतर है। अब टका हम किसी को भी बुलाते थे, तुम तो 2 टके के इंसान हो। अब टका की अगर वैल्यू देखी जाए ना, तो हमारे 2 रुपए हो तो उनका 1 टका। ये हमारी करेंसी की इस वक्त सूरत हाल है। उसके बाद आ जाती है हाई डिमांड। हाई डिमांड में जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, उससे वो कंपनीज जो हैं वो उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड स्टॉक होता है, तो उन्होंने वो बेचना होता है, क्योंकि उनके पास ग्राहक बहुत ज़्यादा होते हैं, कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। उसकी वजह से जो हमारी इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाती है। उसके बाद अगर देखें तो सप्लाई चेन इशूज़, सप्लाई चेन इशूज़ समझना भी बहुत ज़रूरी है। सप्लाई चेन इशू क्या है? सप्लाई चेन इशू ये है कि कोविड-19 जब आया था तो सप्लाई चेन इशूज़ बने थे, पूरे के पूरे मुल्क में कर्फ्यू थे, पाकिस्तान था, भारत, चाइना, हर मुल्क में तकरीबन कर्फ्यू लगा हुआ था। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। किस लिए नहीं निकल सकते थे? कि कोविड आगे ना फैले। तो इस वजह से जो सप्लाई चेन था उसका इशू आया, और उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक वेव चली इन्फ्लेशन की और महंगाई आई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्लोबल इवेंट्स। ग्लोबल इवेंट्स में पाकिस्तान हर ग्लोबल इवेंट में मेरे ख्याल में जो है ना बराबर का शरीकदार रहा है, क्योंकि हम हर एक ग्लोबल इवेंट से गुजर चुके हैं। जब भी कोई वॉर होती है किसी भी 2 कंट्रीज में, अब मिसाल के तौर पे 2 सुपर पावर्स आपस में लड़ रही हैं, तो उनके साथ अलाइज भी लड़ेंगे, ठीक है। जब वो आपस में लड़ेंगे, उस मुल्क के अंदर प्रोडक्शन जो है किसी भी चीज़ की वो कम होगी। उसके बाद अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एक चीज़ एक्सपोर्ट करता है किसी रशिया में या यूक्रेन में, जैसे उनकी जंग लगी हुई है, जंग बढ़ जाती है। अभी तो फिलहाल मतलब ये झड़पें वगैरह तो चलती रहती है, लेकिन एक जंग लग जाती है अगर रशिया और यूक्रेन में, और अगर पाकिस्तान कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है रशिया को या यूक्रेन को या किसी भी और मुल्क को, वो रास्ता लेके जाता है, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में मसाइल आएंगे। जब वो मसाइल आएंगे, मिसाल के तौर पे जो पहले हमारी चीज़ एक्सपोर्ट के लिए 1 माह में पहुंचती थी, वो 2 माह में पहुंचेगी, तो उनके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ेंगे। इस वजह से जो है इन्फ्लेशन वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे ख़त्म की जा सकती है? वो ऐसे ख़त्म की जा सकती है कि जब कानून और इंसाफ होगा। जिस मुल्क में कानून और इंसाफ होता है उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत कम है हुआ है, क्योंकि लोगों को एतमाद होता है। अब हमारे मुल्क में क्या होता है? हमारे मुल्क में जब भी इलेक्शंस होते हैं, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो यही इल्ज़ाम लगा रही होती है कि ये इन इलेक्शंस में धांधली करके हुकूमत में आए बैठे हैं, इनका कोई मैंडेट नहीं है। और होता भी तकरीबन ऐसे ही है, क्योंकि जब तक एक इंसाफ नहीं होगा तब तक ये कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म होगी? जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं होगी, आप सोच भी नहीं सकते कि इन्फ्लेशन कम होगी और माशी हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप तसल्लियां बेशक जो मर्जी देता रहे, लेकिन जब एक हजान की कैफियत होगी तो कभी इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं हो सकती। उसके बाद डिजास्टर्स वगैरह, जल्जला आ जाता है, सैलाब आ जाता है। मिसाल के तौर पे खड़ी फसलें हैं, उधर सैलाब आ जाता है, खड़ी फसलें तबाह हो गई। जब फसलें तबाह हो जाएंगी एक इलाके के अंदर, तो जाहिर सी बात है उनकी पैदावार कम होगी उस मुल्क के अंदर, उस इलाके के अंदर, तो वो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ जल्जला वगैरह आ जाता है, इंडस्ट्रीज वगैरह गिर जाती हैं जल्जले के अंदर, तो उससे भी इन्फ्लेशन जो है वो आ जाती है। उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स यू। इन्फ्लेशन हमें कैसे इफेक्ट करती है? इन्फ्लेशन हमें 2 तरीकों से इफेक्ट करती है। एक तो हमारी डेली रूटीन का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे पहले हम बच्चों को 10-20 रुपए दे देते थे, और वो जब हमारा दौर था हम 5-10 रुपए के अंदर हमारा अच्छा भला गुजर बसर हो जाता था, और हम बहुत खुश होते थे कि हमें इतने पैसे मिल गए। आज के बच्चों को आप 100-200 दे देना, वो कहते हैं ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब कि हमारी डेली रूटीन का जो है वो खर्चा वो बढ़ जाता है। ना सिर्फ वो बढ़ता है, लेकिन हम जो अपना पैसा हमने बैंक अकाउंट्स में रखा हुआ होता है उसकी वैल्यू भी गिरती जाती है। अब मिसाल के तौर पे आज मैंने 1 लाख रुपया जो है वो बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू गिरती गिरती आज 1 लाख से अगर मैं 10 चीजें खरीद रहा हूँ, तो 1 साल के बाद मैं उसी 1 लाख रुपए से 5 चीजें खरीदूंगा। मतलब मैं कम चीजें खरीदूंगा, तो हमारी जो इन्फ्लेशन की वजह से वो रुपए की वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज होगी। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये होता है कि हमारे जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो क्या करता है? वो ये करता है कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वो इंटरेस्ट रेट्स यानी शरह सूद
जो है वो बढ़ा देता है, शरह सूद वो बढ़ाता है, और इससे ना जो लोन्स लेने वाले होते हैं वो हेजिटेट करते हैं और पैसा का जो रेल पेल है वो कम हो जाता है, और इससे ना इन्फ्लेशन जो है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, इसका दूसरा नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो जाती है, वो नहीं बढ़ रही होती। वो क्यों नहीं बढ़ रही होती? वो इसलिए नहीं बढ़ रही होती क्योंकि हमारा सारा तवज्जो इन्फ्लेशन कम करने पे आ जाता है, और लोन कोई लेगा नहीं, आगे कोई बिजनेस करेगा नहीं, ग्रोथ रुक गई, इन्फ्लेशन चलो कम हो गई, लेकिन उसका फायदा ऐसा कोई नहीं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इन्फ्लेशन। हम अपने आप को इन्फ्लेशन से कैसे बचा सकते हैं? इसकी 3 टिप्स हैं। एक सबसे पहले जो बड़ी टिप है वो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग। हमें इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। हमारे पास 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, वो हमें बैंक में इन्वेस्ट करके नहीं बैठ जाना कि ले जी बैंक में मैंने रखवा दिया अपना पैसा, सॉरी इन्वेस्ट नहीं, बैंक में मैंने पैसा रखवा दिया है, 10 साल के बाद मैं निकलवा लूंगा। जैसे हमारे मिडिल क्लास के लोग जो रिटायर होके आते हैं वो अपना पैसा बैंक में रखवा देते हैं कि वो जी जब जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त जो है ना हमारे बच्चों के लिए काम आएगा। यानी वो 10 लाख की वैल्यू डिग्रेड होती वो इतना डिग्रेड हो जाता है कि जब वो 10 लाख हम निकलवाते हैं तो उसका कोई फायदा ही नहीं होता। उसकी अच्छी जो काम उस 10 लाख या जो आपके पास पैसा है उसका अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है? उसका अच्छा इस्तेमाल ये होता है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, या फिर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वेस्ट करें। उससे आप इन्फ्लेशन का मुकाबला भी करेंगे और आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डिग्रेड नहीं होगी। वो मिसाल के तौर पे आप रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो वो इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो आपका रुपए की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, ना कि कम होगी। लेकिन अगर बैंक में पड़ा रहेगा तो उसकी तो वैल्यू ना बढ़नी है ना कम होनी है। उसका मतलब 1 लाख था, आपने साल के बाद भी 1 साल के बाद भी निकलवाना है तो वो 1 लाख ही आप निकलवाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई एक प्लॉट खरीद लिया है या इस किस्म किसी चीज में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया है, तो उसका ये होगा कि आपने 1 लाख की चीज ली तो 1 साल के बाद जब आप वो बेचेंगे तो वो हो सकता है 5 लाख की हो गई हो, 10 लाख की हो गई हो, तो ये एक हो सकता है। उसके बाद बजटिंग टिप्स हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझना। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमने सबसे पहले एक टेबल बना लेना है, हमारी इनकम कितनी है, उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं और हमारी सेविंग्स क्या है। जब हमारे पास एक ये टेबल बना हुआ होगा तो हम उस हिसाब से पैसा जो है वो खर्च करेंगे। ये जो गवर्नमेंट लेवल पे बड़े सेक्टर पे काम होता है वो इसी तरीके से चलता है कि वो इन्होंने एक किस्म का एक स्केड्यूल जैसे बनाया हुआ होता है। वो बना हुआ होता है कि पैसा इनकम हमारी कितनी आ रही है, एक्सपेंसेस कितने और हम सेविंग्स कितनी कर रही हैं। उस हिसाब से आप इन्फ्लेशन के खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप फिर उधर उसमें से ये भी निकाल सकते हैं अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई या आपके अखराजात जो हैं वो मीट नहीं हो रहा है तो फिर आप उसमें से चुन के अपने खर्चे भी कम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड बॉन्ड्स। अगर आपके पास पैसा है, आप रियल एस्टेट बिजनेस या कहीं और नहीं लगाना चाहते तो आप गोल्ड लेके रख लें, उसमें इन्वेस्ट कर लें, बॉन्ड्स वगैरह खरीद लें। वो आपका पैसा जो है वो ज़ाया नहीं होगा, उसकी वैल्यू डिग्रेड नहीं होगी, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, आपको रुपया कम नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो सबको इम्पैक्ट करती है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा जो जाता है वो तबका जाता है वो या गरीब या मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास गरीब हो जाता है और गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो जाता है। इन्फ्लेशन का आज हमने जो ब्रेक डाउन किया है वो एक आजकल जो हमारी डेली लाइफ चल रही है उसमें बहुत ज़रूरी था। अगर आपको ये कंटेंट जो है वो पसंद आया हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट से अपने राय का ज़रूर इजहार करना है और चैनल इद्रीस इन्फोसफेयर को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है ताकि हम हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। इसके लिए आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।